हेलो प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका आज की क्लास में। और हम चर्चा कर रहे थे शक्ति, सत्ता और वेदता की अवधारणा के बारे में। और अपने शक्ति के बारे में पढ़ लिया था और सत्ता के बारे में भी अपने चर्चा कर ली थी। और आज का जो अपना टॉपिक है वो है वेदता यानी लेजिटिमेसी। इसके ऊपर अपन चर्चा करेंगे, यानी वेदता क्या है और वेदता का संकट क्या है। प्राचीन काल में वेदता किसे मानते थे, मध्यकाल में क्या था और आधुनिक काल में क्या था। तो अपन शुरू करते हैं वेदता। ये यदि अपन अंग्रेजी में बात करें तो इसको कहते हैं लेजिटिमेसी। अर्थ देखते हैं तो शब्द उत्पत्ति के हिसाब से यदि अर्थ की बात करें तो ये लेजिटिमेसी है वो लैटिन भाषा के लेजिटिमस से बना है। लेजिटिमस से बना है। और ये जो लेजिटिमस है इसका अर्थ होता है लॉफुल। इस लेजिटिमस का अर्थ होता है लॉफुल अर्थात वैधानिकता। अर्थात तो शब्द उत्पत्ति के हिसाब से अपन बात कर रहे थे वेदता, जिसको अंग्रेजी में लेजिटिमस कहते हैं। और ये लेजिटिमस है वो लैटिन भाषा के लैटिन भाषा। तो लेजिटिमेसी लैटिन भाषा के लेजिटिमस शब्द से बना है। और इस लेजिटिमस शब्द का अर्थ लैटिन भाषा में होता है लॉफुल यानी कि वैधानिकता, यानी कि वैधानिकता। ये तो हो गया इसका शब्द उत्पत्ति के हिसाब से अर्थ। यदि अपन सामान्य भाषा में बात करें कि भाई वेदता क्या होती है, तो यानी इसका सामान्य मतलब हुआ आम सहमति, यानी जनता के द्वारा राजनीतिक व्यवस्था को जो सहमति दी जाती है वो कहलाती है वेदता। अब जनता है वो राजनीतिक व्यवस्था को सहमति क्यों देगी, उसका कोई न कोई आधार होना चाहिए, यानी वेदता प्रदान क्यों करेगी। तो वेदता प्रदान जनता किसी भी राजनीतिक व्यवस्था को तभी प्रदान करती है जब वो राजनीतिक व्यवस्था है वो जनहितकारी होगी या राजनीतिक व्यवस्था है वो कल्याणकारी होगी। ये जो वेदता है वो वेदता शासक और शासितों के मध्य आपसी सहमति है। शासक यदि जनहितकारी काम कर रहा है तो जो शासित है, जिसको अपन जनता कहेंगे, वो उसकी सत्ता को वेदता प्रदान करेगी। और यदि शासक है वो जनता के हित में काम नहीं कर रहा है तो जनता उसको वेदता प्रदान नहीं करेगी। तो अपन बात रहे, ये तो हो गया इसका शब्द उत्पत्ति। सामान्य यदि बात करें, सामान्य अर्थ की यदि बात करें तो आम सहमति, आम सहमति। और ये जो सहमति है वो शासक और शासितों के मध्य होती है। शासक और शासितों के मध्य होती है। ये जो सहमति है वो शासक और शासितों के मध्य होती है। और सहमति का आधार है, यानी जो सत्ता है या जो राजनीतिक व्यवस्था है, राजनीतिक जो सत्ता है, यदि वो जनहित में काम कर रही है, जनहितकारी कार्य, यदि वो जनहितकारी कार्य कर रही है तो जनता उसको वेदता प्रदान करती है। और यदि वो जनहितकारी कार्य नहीं करी तो उसको वेदता प्रदान नहीं करती। तो ये तो हुआ वेदता का अर्थ, यानी वेदता यानी लेजिटिमेसी। और ये लेजिटिमेसी लैटिन भाषा के लेजिटिमस से सबसे बड़ा है, जिसका अर्थ होता है लॉफुल अर्थात वैधानिकता। अब यदि सामान्य भाषा में इसका अर्थ निकालें तो आम सहमति। और ये जो आम सहमति है वो जनता के द्वारा राजनीतिक व्यवस्था को प्रदान की जाती है। राजनीतिक व्यवस्था को जनता तभी आम सहमति या वेदता प्रदान करती है जब वो जनहित में कार्य करती है। ये तो हो गया इसका अर्थ। यदि अपन अब इसके बारे में बात करें कि जो प्राचीन कालीन व्यवस्था थी, प्राचीन कालीन व्यवस्था में वेदता का क्या मायने था, मध्यकालीन जो व्यवस्था थी उसमें वेदता का क्या मायना या अर्थ निकाला जा रहा था, और आधुनिक काल में क्या था। यदि प्राचीन काल में यदि अपन बात करें, प्राचीन काल में यदि बात करें, इसको हटा देते हैं। प्राचीन कालीन ये जो वेदता की अवधारणा का जो इतिहास है, वेदता की अवधारणा
का इतिहास। थोड़ा बहुत इसके अर्थ के बाद इसका इतिहास देख लेते हैं। यदि प्राचीन काल की बात करें, प्राचीन काल में वेदता का क्या अर्थ निकाला जाता, तो प्राचीन कालीन बाद में यदि यूनानी विचारकों की बात करें, प्लेटो और अरस्तु की, तो प्लेटो और जो अरस्तु थे, तो प्लेटो ने दिया था एक न्याय का सिद्धांत। प्लेटो का तो सिद्धांत था वो न्याय का सिद्धांत था, और अरस्तु की यदि अपन बात करें, अरस्तु ने बात की थी संवैधानिक शासन की, संवैधानिक शासन। तो प्राचीन काल में प्लेटो के न्याय सिद्धांत यदि जो सत्ता वर्ग है, शासक वर्ग है, वो अपने इस न्याय सिद्धांत को सही तरीके से लागू, यानी ये न्याय सिद्धांत है, ये वेदता का आधार है। इनके अनुसार यदि न्याय सिद्धांत को समाज में सही तरीके से लागू कर दिया जाए तो वो समाज के लिए हितकारी होगा, और जब कोई व्यवस्था समाज के लिए जब हितकारी होती है तो समाज के द्वारा उसको वेदता प्रदान की जाती है। तो प्राचीन कालीन बाद प्लेटो की यदि बात करें तो उसकी वेदता का जो आधार था वो क्या था, न्याय व्यवस्था। यदि राज्य सामाजिक व्यवस्था में न्याय स्थापित करने में सफल रहता है तो वो वेदता प्रदान करेगी। अरस्तु की यदि बात करें तो अरस्तु ये कह रहे हैं कि भाई इस राज्य में जो शासन है संविधान के अनुसार व्यवस्थित तरीके से चलता रहे। संवैधानिक शासन की जो स्थापना है यही वेदता का आधार है। यदि संविधान के अनुसार राज्य संचालित नहीं हो रहा है तो फिर राज्य की जो शासन व्यवस्था है या भी राज्य की जो कानून व्यवस्था है वो सफलतापूर्वक संचालित नहीं की जा सकती, और जब सफलतापूर्वक संचालित नहीं की जा सकती है तो जनता उसको वेदता प्रदान नहीं करेगी। तो प्राचीन काल में बाद में प्लेटो और अरस्तु ये कह रहे हैं कि न्याय सिद्धांत की स्थापना वेदता का आधार है और संवैधानिक शासन की स्थापना वेदता का आधार है। यदि मध्यकालीन विचारों की बात करें या मध्यकाल में न्याय की नहीं वेदता की बात करें मध्यकाल में, तो मध्यकाल राजनीतिक व्यवस्था का अंधकार काल था। यानी मध्यकाल की जो राजनीतिक व्यवस्था थी वो ज़्यादा महत्वपूर्ण व्यवस्था नहीं थी। मध्यकाल में विशेष तौर से एक सिद्धांत चलता था, वो देवीय सिद्धांत या देवीय शक्ति का सिद्धांत है। मध्यकाल में जो सिद्धांत था कि राज्य की वेदता का आधार है देवीय सिद्धांत। देवीय सिद्धांत, ये जो देवीय सिद्धांत है ये वेदता है। यानी राजा है वो ईश्वर का अवतार है, राजा है वो ईश्वर ने राजा को पृथ्वी पर अपना प्रतिनिधि के रूप में भेजा है, और उस राजा के आज्ञाओं का पालन करना ही आपका परम कर्तव्य बनता है। तो मध्यकालीन व्यवस्था में यदि बात करें तो देवीय सिद्धांत है वो राज्य का या वेदता का प्रमुख आधार है। देवीय सिद्धांत को मानना आपके लिए आवश्यक था। तो ये देवीय सिद्धांत है वो वेदता का आधार है। और मध्यकाल में भी हॉब्स, लॉक और जो रूसो थे, इन हॉब्स, लॉक और रूसो ने एक विशेष तौर से बात बताई कि वेदता का जो आधार है वो देवीय सिद्धांत न होकर के जनता की आपसी समझौता है। यानी पिछली क्लास में 11th में पढ़े थे हॉब्स, लॉक और रूसो के जो सिद्धांत था सामाजिक समझौते का सिद्धांत, तो तीनों एक बात स्वीकार करते हैं कि भाई व्यक्ति है वो मिलकर के एक समझौता करते हैं और समझौते के माध्यम से सत्ता का निर्माण करते हैं। यानी वो ये मानते हैं कि जो सत्ता है जनता ने जिसको सत्ता सौंपी है वो आम सहमति पर आधारित है। तो ये जो यदि हॉब्स, लॉक और रूसो की यदि अपन बात करें, हॉब्स, लॉक और रूसो, तो हॉब्स, लॉक और रूसो ने जो वेदता का जो आधार बताया है वो सामाजिक समझौता, सामाजिक समझौता जिसको अपन कह सकते हैं जनता की सहमति। तो हॉब्स, लॉक और रूसो ने जो वेदता का आधार बताया वो सहमति है। जनता है वो मिलकर के राजा का निर्माण करते हैं या सरकार का निर्माण करते हैं, वो उनकी आपसी सहमति है। तो ये मध्यकालीन बात हो गई। यदि अपन वर्तमान परिदृश्य में देखें कि राजनीतिक व्यवस्था या जो वेदता है उसका आधार क्या है, तो वर्तमान में जो राजनीतिक व्यवस्था की वेदता का जो मेन आधार है वो जनता की सहभागिता। राजनीतिक व्यवस्था में जनता की सहभागिता, राजनीतिक व्यवस्था में जनता की सहभागिता।
ये आधुनिक काल में यदि बात करें तो राजनीतिक व्यवस्था में जनता की जो सहभागिता है, यदि किसी भी राजनीतिक व्यवस्था में जनता की जितनी ज़्यादा सहभागिता होगी, राजनीतिक व्यवस्था को उतनी ही ज़्यादा वैधता प्रदान की जाएगी, क्योंकि जनता खुद राजनीतिक व्यवस्था में जा रही है। अब बात ये आ रही है कि ये जो प्राचीन काल, मध्यकाल या आधुनिक काल में वैधता के बारे में जो बातें बताई गई थी, अब यदि वर्तमान में देखें तो इस वैधता को प्राप्त कैसे किया जा सकता है। वैधता कैसे, एक नंबर का प्रश्न आ सकता है, वैधता की प्राप्ति के प्रमुख साधन कौन कौन से हैं। तो वैधता को कैसे प्राप्त किया जा सकता है, वैधता के साधन, वैधता के साधन। तो पहली चीज है मतदान। मतदान ये वैधता का साधन है। जनमत संग्रह, मतदान है, जनमत संग्रह है, संचार के साधन है, राष्ट्रवाद है। ये प्रमुख साधन है। कोई भी राजनीतिक व्यवस्था इनका सहारा लेकर के अपनी वैधता को बनाए रख सकती है। मतदान का अधिकार है तो इसका मतलब जनता राजनीतिक व्यवस्था में पार्टिसिपेट कर रही है, अपना मत का प्रयोग कर रही है। किसी भी मुद्दे पर जनता की राय लेना जनमत संग्रह कहलाती है। संचार के साधनों के प्रयोग, राजनीतिक व्यवस्था के क्या विचार है वो जनता के सामने किस माध्यम से पहुंच सकते हैं, जनता अपने विचारों को सरकार के सामने किस प्रकार से पहुंचा सकती है, इसके लिए संचार के जो भी साधन है ये लोगों को मिलने चाहिए। और राष्ट्रवाद की भावना, राष्ट्र के प्रति भक्ति भावना जागृत करके भी आप वैधता को लगातार बनाए रख सकते हैं। तो ये जो बात है वैधता के प्रमुख साधन, एक नंबर का प्रश्न आ सकता है। ये जो कि प्राचीन वैधता के इतिहास की यदि बात करें तो प्राचीन काल में वैधता का आधार क्या था, मध्यकाल में क्या था और आधुनिक काल में क्या था। आधुनिक काल में जनसम्मति है, जनता की सहभागिता है, और उसके साथ साथ में और मध्यकाल में देवी सिद्धांत और हॉब्स लॉ और रूसो ने वैधता का जो आधार बताया वो सहमति है। और यहाँ जो प्लेटो कह रहा है कि वैधता का आधार है न्याय है, और अरस्तु कह रहा है संवैधानिक शासन है। अब अपन बात ये कर रहे हैं वैधता के बाद में वैधता का संकट। वैधता की अपन बात कर रहे हैं वैधता का संकट, तो इसके बारे में अपन चर्चा करते हैं वैधता के संकट के बारे में। अब अपन बच्चों वैधता का अर्थ और वैधता के अर्थ के बाद में अपन बात कर रहे हैं वैधता का संकट। वैधता पर संकट कब आ सकता है, वैधता पर संकट। तो वैधता है वो शक्ति और सत्ता के बीच की कड़ी, ये हमेशा ध्यान रखना है। वैधता है वो पहली चीज याद रखना है, वैधता शक्ति व सत्ता के बीच की कड़ी है। यानी कि जब शक्ति के साथ में वैधता जुड़ जाती है, यानी शक्ति और वैधता, शक्ति के साथ में वैधता जुड़ी तो वो होगी सत्ता, यानी ये है वैधता इन दोनों को जोड़ने की कड़ी है। अब अपन ये देखते हैं कि इस वैधता पर संकट कब आ सकता है। तो यदि पहले अपन बात करें वैधता पर संकट की बात यदि करें तो व्यवस्था के अनुरूप अपन को नहीं ढाल पाना, जो नई व्यवस्था है उस नई व्यवस्था के अनुसार नहीं ढाल पाना। परिवर्तनों के अनुरूप नहीं ढालना, परिवर्तनों के अनुरूप नहीं ढालना। अब देखो यदि कोई भी अपन यदि बात करें, यदि जो शक्ति है तो शक्ति के माध्यम से या बल प्रयोग के माध्यम से व्यक्ति को नियंत्रित कर सकते हैं, लेकिन वो लंबे समय तक ये नहीं हो पाएगा। अब यदि व्यक्ति को या व्यक्ति के दिल पर राज करने के लिए या उस व्यक्ति की बातों को रखने के लिए वैधता का होना, वैधता के आधार पर आप व्यक्ति पर लंबे समय पर नियंत्रित कर सकते हैं। तो अब यदि वैधता पर संकट कब आ सकता है या लोग वैधता को कब चुनौती देते हैं, तो पहली चीज़ है ये जो परिवर्तन हो रहे हैं, सामाजिक परिवर्तन हो, राजनीतिक हो, आर्थिक हो,
जो भी सत्ता है, सत्ता का प्रयोग करने वाले हैं, वो यदि अपने को समय के अनुरूप यदि परिवर्तित नहीं कर पाते हैं तो उनकी वैधता पर संकट आ जाता है। जैसे अपन इसको एक उदाहरण के माध्यम से समझें, पहले राजशाही शासन व्यवस्था थी और उस राजशाही शासन व्यवस्था के बाद में धीरे धीरे राजशाही शासन व्यवस्था का अंत हुआ और उसके बाद में लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्थाओं की स्थापना होने लगी। जब लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्थाओं की स्थापना होने लगी तो उस समय जो राजनीतिक व्यवस्था थी जिसका नेतृत्व राजा महाराजा कर रहे थे, तो जिन सत्ताओं ने राजनीतिक परिवर्तन के साथ में अपने को परिवर्तित कर दिया, यानी राजशाही से धीरे धीरे अपने को लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था की ओर परिवर्तित कर दिया, तो उसकी जो वैधता थी वो तो बनी रही, यानी उसकी सत्ता को जनता ने स्वीकार कर लिया, क्योंकि जो परिवर्तन हो रहा था उस परिवर्तन के अनुसार वो व्यवस्थाएं डल गई। जो राजनीतिक व्यवस्था है वो खुद को यदि परिवर्तित नहीं कर पाई, वो समाप्त हो गई या उसकी वैधता का संकट हो गया। यानी राजनीतिक व्यवस्था के अनुसार परिवर्तन होता रहना, यानी परिवर्तन है वो सामाजिक व्यवस्था में भी हो सकता है, आर्थिक व्यवस्था में भी हो सकता है, सांस्कृतिक व्यवस्थाओं में भी हो रहा है। जो परिवर्तन हो रहा है उस परिवर्तन के अनुसार अपन को ढाल लेते हैं तो उस वैधता बनी रहती है, नहीं तो वैधता पर संकट हो जाता है। यदि अपन बात करें साम्यवाद की बात करें या समाजवाद की, तो पहले समाजवाद जो व्यवस्था थी वो पूंजीवाद के विरोध में आई और पूंजीवाद की जगह उसने धीरे धीरे समाजवाद ने स्थान लेना शुरू किया। लेकिन ये जो समाजवादी जो शासन व्यवस्था थी वो धीरे धीरे अपने को सामाजिक या राजनीतिक परिवर्तन जो भी हुए परिवर्तनों के अनुरूप नहीं ढल पाई, तो ये साम्यवाद ज़्यादा सफल नहीं हो सका। तो पहली चीज़ है कि वैधता पर संकट कब आ सकता है, तो वैधता पर संकट आने का जो पहला कारण है वो कि परिवर्तनों के अनुरूप अपने आप को नहीं ढाल पाना। दूसरा है नवीन जो विचार या नवीन विचार को स्वीकार न कर पाना। नवीन विचारों को स्वीकार न कर पाना, इसका मतलब ये हुआ जो परंपरागत जो सत्ताएं हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आ रही है, जो सिस्टम है वो जमा हुआ है और वो यदि नए विचारों को ग्रहण नहीं कर पाते हैं तो उन नए विचारों के कारण उसकी वैधता को खतरा उत्पन्न हो सकता है। यदि आप नवीन विचारों को स्वीकार नहीं कर पाते तो आपकी सत्ता को खतरा आएगा, क्योंकि परिवर्तन संसार का नियम है और जो प्रासंगिक नहीं है वो समाप्त होगा और जो प्रासंगिक है वो आगे बढ़ेगा। तो पुरानी व्यवस्थाओं के द्वारा नई व्यवस्थाओं या नए विचारों को यदि वो स्वीकार नहीं कर पाते हैं या उसको उस पर विशेष तौर से ध्यान नहीं देते हैं तो पुरानी व्यवस्थाओं पर वैधता का संकट आना शुरू हो जाता है। तो ये बात है। अब यदि वैधता के संकट की ओर यदि बात करें तो वैधता के संकट में एक विशेष परिस्थिति ये बनती है कि जो महत्वाकांक्षा है, जनता की जो महत्वाकांक्षा है, जनता की महत्वाकांक्षा सरकार के प्रति ज़्यादा होती है। जनता की महत्वाकांक्षा सरकार के प्रति ज़्यादा हो रही है। यदि जो राजनीतिक सत्ता जो वर्तमान में है उस सत्ता के प्रति जनता की इतनी महत्वाकांक्षा बढ़ जाती है कि वो राजनीतिक व्यवस्था है वो उसकी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने में सफल नहीं होती है, तो जनता है उसकी वैधता को चुनौती देना शुरू कर देती है। उसका तख्ता पलट भी हो सकता है। तो जनता उस व्यवस्था में क्रांति के द्वारा भी परिवर्तन करने की कोशिश करती है। तो राजनीतिक व्यवस्था के प्रति जनता की अत्यधिक महत्वाकांक्षा है, ये भी राजनीतिक व्यवस्था की वैधता को चुनौती दे सकती है यदि राजनीतिक व्यवस्था जनता की महत्वाकांक्षा को पूरा करने में सफल नहीं होती है। तो ये इस टाइप से आ सकता है कि राजनीतिक व्यवस्था या वैधता का संकट क्या है। तो आपको तीन बातों से देखना है। एक तो परिवर्तनों के अनुसार यदि अपन उस नहीं ढल पाते हैं तो अपनी वैधता समाप्त हो जाती है। दूसरा, पुरानी जो व्यवस्था है वो नवीन विचारों को स्वीकार नहीं करती है तो उसकी वैधता समाप्त हो जाती है। और जनता की राजनीतिक व्यवस्था के प्रति अत्यधिक महत्वाकांक्षा है और उस महत्वाकांक्षाओं को सरकार है या जो सत्ता है पूरा करने में सफल नहीं होती है तो भी उसकी वैधता को संकट उत्पन्न हो सकता है। तो ये था वैधता का अर्थ, वैधता का इतिहास और वैधता पर क्या संकट आ सकता है।